श्रीमान, एक पत्नी ही होती है जो घर की रौनक होती है। मैंने शादी नहीं करी मेरे पिताजी के कारण, क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे बेटा बहू तू कैसी भी ला पर समधन टनाटन होनी चाहिए। हाँ, आप लोगों के लक्षण समझ में आ रहे हैं मेरे। नहीं, सही कह रहा हूँ साहब, मैं सही कह रहा हूँ। अच्छा चलो, पूरे बुजुर्ग मिलके एक बार मुझे बता दो, क्या माँ की जगह कोई ले सकता है? अगर नहीं ले सकता तो ताली बजा के मुझे बता दे कि नहीं ले सकता। साहब, दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हो जो माँ की जगह ले ले। मेरी माँ सामने बैठी, मैं उसके सामने बात कहना चाहता हूँ। साहब, जब मैं छोटा था, नटखट था ना, तो मोहल्ले की पड़ोस की औरतें आती थी और कहती थी रे विजय लक्ष्मी, तेरा बेटा कितना क्यूट है ना रे। तो मेरी माँ कहती थी 2-4 दिन रख के देख ले। आज शादी हो गई साहब, मोहल्ले की लड़कियां आती हैं, मेरी वाइफ की सहेलियां आती हैं और मुझे बर्तन धोता हुआ देख के कहती हैं जिया जी कितने अच्छे हैं ना। भगवान कसम, सड़े मुंह से एक बार नहीं बोलती, 2-4 दिन रख के देख। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं साहब, कहाँ से करें यही समझ में नहीं आ रहा। इन लोगों ने इतना पढ़ मारा। गुरुदेव की, मेरे आराध्य की नगरी में खड़े होकर कहना चाहता हूँ, शर्मा जी आपकी चोटी देख के मैं बहुत खुश हुआ। कसम परमात्मा की मैं बहुत खुश हूँ। इस व्यासपीठ पे खड़े होकर कह रहा हूँ, मैं भी अपना मूड बना रहा हूँ। 2 मिनट मेरे को मूड बनने में लगेगा साहब। देखो, एक सरदार 10 साल बोला नहीं है। सही है। और अब मैं बोल रहा हूँ। और ये कह रहे थे कि ये बूढ़े हैं, वो मोहब्बत की बात कर रहे थे। बेटा, अभी तुमने बीज बोया है। ये वो बूढ़े हैं जो बगैर दांत के मसूड़े से आज भी अखरोट फोड़ दें। कहाँ पंगे ले रहा बुजुर्गों से। इश्क मोहब्बत की बात इनको बता रहे जो नाती नतरे वाले हैं। हाँ, आज भी छत पे जाते हैं तो क्या बोलूँ, मैं नहीं बोल पाऊंगा। अब मुझे समझ जाने में क्या बोलना चाहता हूँ। आप बड़े लोग आप समझ सकते हो। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते। एक बार पूरा सदन मुझे ताली बजा के आशीर्वाद दे। अब मैं खुलता हूँ साहब। हाँ, अभी वो करवा चौथ की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि वो करवा चौथ का व्रत रखती है। अरे मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, मेरी माताओं मेरी बहनों, आप करवा चौथ का व्रत रखती क्यों है ये समझाओ। अच्छा ये बताओ, गाय के भूखे रहने से सांड को क्या फर्क पड़ रहा है? दिन भर भूखी बैठी रहती है। एक शुद्ध हास्य देता हूं साहब, आप लोगों के जीवन में ऐसा हुआ होगा या नहीं? दादा का वजह क्या इस टाइम? क्या गजब की यार कॉन्फिडेंस है यार। दादा आपके चरणों में नमन। अरे हमारा नहीं बज रहा इस उम्र में, आपका बज रहा। अरे गजब यार, कहाँ गोटी फिट करके आए हो। चलिए, हाँ मैं बताता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ साहब, वो मेरे जो एक बताता हूँ कि पत्नियाँ कितनी भोली होती हैं साहब। पत्नियों के साथ ज़्यादा सच्चाई बताऊँ, हम पति लोग बहुत भोले होते हैं। सच कह रहा हूँ साहब, हम मन के बड़े इतने होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी भाभी अपने पति की बहन को कभी प्यार नहीं करती। देखा होगा आप लोगों ने कि कोई भी पत्नी अपने पति की बहन को कभी प्यार नहीं करती। और हम मर्द लोग दिल की आप तो भुक्तभोगी हो। नहीं, आप पकड़ लेना, बात पकड़ लेना। अभी थोड़े दिन पहले साहब, अब बात पकड़ना, हास्य के साथ व्यंग दे रहा हूं। एक बच्चे ने अभी थोड़े दिन पहले, मेरे दोस्त ने अपने बेटे को कूट रहा था। 5 साल का बेटा, उसको कूट रहा था। मैंने कहा क्यों मार रहा? बोले यार परसों मोबाइल लेके आया, आज इसने खराब कर दिया। तो मैंने कहा इसे मार क्यों रहा? इसको तो बधाई दे, मिठाई बांट। बोले क्यों? मैंने कहा ये पहला बच्चा जिसने मोबाइल खराब किया, नहीं तो आज तक बच्चों को मोबाइल ही खराब करता आया है। अच्छा, बारीक बात करता हूँ दादा, पकड़ लेना। बहुत अच्छा है। मैंने समंदर में नेट फेंका, अब पकड़ना। समंदर में नेट फेंका, जाल फेंका, नेट फेंका, एक मछली फंस के आई। मैंने मछली को प्यार किया। मैंने कहा यार तू नेट में फंसी है, तेरे को बहुत तकलीफ हो रही होगी ना। कहती सरदार जी मेरी छोड़ो, अपनी सोच। जिस दिन 2 घंटे तुम्हें नेट नहीं मिलेगा ना, क्या है मुझसे ज्यादा तड़फोगे। बात पकड़ना। अब मैं शुरू होता हूं साहब। वीरा जी, लोग कहते हैं सरदारों का दिमाग नहीं होता, मैं सीना ठोक के कहता हूं साहब सरदारों को दिमाग होता है।
नहीं होता तो क्या हम चुप रह के 10 साल देश चलाते? है कोई माई का लाल चुप रह के देश चलाया हो? हमने चलाया। और उसकी वजह बताता हूँ क्या थी साहब। मेरे पिताजी बोले वीरा जी जाओ फ्रिज खरीद के लाओ। बात समझना, आप लोग सरदारों में जोक बनाते हो, आप कहते हो सरदारों के 12 बज गए। मैं कहता हूँ साहब पूरी दुनिया के 12 बजना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के 12 बजना चाहिए। सरदारों के 12 नहीं बजते तो आज सागर साहब मोहम्मद सागर होते हैं। सही बात है, बहुत अच्छा है, सही है, सही है, बहुत अच्छा। सच्चाई है, जीवन का कड़ू सच है। ये बैठी वीणा हमारी बिटिया रानी, ये वीणा नहीं होती साहब, सुल्ताना होती है। आज हम हैं। एक शायर हुए साहब, देश के बहुत बड़ा नाम हुआ, राहत इंदौरी है, पंजाब का कार्यक्रम अमृतसर चंडीगढ़ का। सुनना भाई साहब, सच्ची और बड़ी टिप्पणी करने जा रहा हूँ। हमारे साथ कार्यक्रम में मैं उनके साथ था, वो मेरे साथ नहीं थे। देश के बहुत बड़े शायर हैं, अब तो खैर इंतकाल हो गया उनका। उन्होंने एक शेर पढ़ दिया चंडीगढ़ में कि चलता फिरता महताब दिखाता हूँ, आओ दुनिया वालों तुम्हें पंजाब दिखाता हूँ। आपने वाह करी साहब, शुक्रिया। अब इस शेर पे वाह कर देना। मैंने कहा साहब रात भाई आपका ये शेर गलत है। बोले क्या तू लिखना सिखाएगा? मैंने कहा नहीं दादा, हम जब पंजाब अमृतसर चंडीगढ़ के लिए आ रहे थे, रास्ते में एक जगह पड़ी थी जिसका नाम था सरहंद, जहां पर 9 साल और 7 साल के बच्चे जिंदा दीवारों में चुने गए। इतिहास गवाह, मैं नहीं कहता। अब सुनिए साहब, मैंने वहां से बात उठाई। मैंने कहा राहत साहब ये शेर सुनो। मैंने कहा खिलती कलियां दीवारों में बंद दिखाता हूं, आओ दुनिया वालों तुम्हें सरहंद दिखाता हूं। वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, वाह। खिलती कलियां दीवारों में बंद दिखाता हूं, आओ दुनिया वालों मैं सरहंद दिखाता हूं। आओ दुनिया वालों तुम्हें सरहंद दिखाता हूं। हैवानों की भीड़ में इंसान की बात करें। कुछ ऐसी पंक्तियां आपके हृदय पर रखने का दिल है मेरा, क्योंकि आज कविता होगी साहब। चुटकुले में पूरी रात पढ़ दूंगा। 2 बुजुर्ग आदमी कार में जा रहे थे, हस्बैंड वाइफ। हाँ दादा, हाँ, इसमें तो हंसने की बात ही नहीं थी यार। अच्छा सरदार के दोस्त हो, बाद में याद आया आपको पुराना वाला जोक। अच्छा हाँ, बढ़िया। एक सरदार चुप रहा, ये हंसी वाली बात आ गई। चलो, 2 बुजुर्ग आदमी, वीरा जी हस्बैंड वाइफ, बुजुर्ग हस्बैंड वाइफ। अब बात पकड़ना जी थोड़ा सा प्लीज। हस्बैंड वाइफ कार में जा रहे थे, तभी आतंकवादियों ने कहा बूढ़े ने कांच खोला साहब, पुरानी एम्बेसडर अगले से गेट खुलने वाली, आगे से दरवाजा खुलने वाली, पहले हुआ करती थी अपने समय में। उनने गेट खोला, बंद कर। बंदूक रखी, साहब बता हिंदू है कि मुसलमान है? वो दादा बोले बेटा अगर हिंदू हूं तो मुसलमान समझ कर गोली मार दो, और अगर मैं मुसलमान हूं तो हिंदू समझ के मार तो दो की। 2 मिनट बाद फिर उसने पूछा कि अगर तुम हिंदू हो या मुसलमान? तो बुढ़े ने बोल दिया हम मुसलमान हैं। अगर मुसलमान हो तो कुरान की आयतें सुनाओ। उसने आयत पढ़ दी साहब। इन्होंने कहा जाओ। थोड़ी दूर जा कर के वो बाजू में जो महिला बैठी उसने टहनी मारी। बोले खुद भी मरोगे, मेरे को भी मरवाओगे? इस उम्र में झूठ बोलते हो, गॉड को क्या मुंह दिखाएगा? हम गॉड को क्या मुंह दिखाएगा? अरे ना हिंदू है ना मुसलमान है, हम तो क्रिश्चियन हैं। उन्होंने कहा आपको आयतें सुना दो। आपने बाइबल की आयतें सुना दी। बोले बेवकूफ औरत, तुझे बात समझ नहीं आई? अगर उन्होंने कुरान पढ़ ली होती तो क्या वो आतंकवादी होते? बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गीता और कुरान को मैंने कभी लड़ते नहीं देखा, और जो लड़ रहे हैं उन्हें बाबूजी कभी मैंने पढ़ते नहीं देखा। कहना माखन चोर थे साहब। अब विदा करना, आपकी बेचैनी को मैं समझ सकता हूँ। आपने कहा कि ये देश के सबसे बड़े कवि हैं, हास्य कवि। हम आपको कह दें देश के सबसे बड़े ऊंच कवि हैं, आप मानोगे? अगर आप मानोगे तो हम भी मानेंगे, और नहीं आप नहीं मानोगे तो हम कहे कसम खाए हैं क्या मानने के लिए। मैं आधी शक्ति के साथ आपके सामने खड़ा हूं, क्योंकि आधी शक्ति मैं घर पर छोड़ कर आया हूं। मन लगाइएगा। ये पढ़ के गई, जब भगवान के माने तुम भक्ति पढ़ रही थी तो उसके बाद ये क्यों पढ़ने लगी कि
रतिया में चांद नहीं सोहात बा, रात में चांद तभी सोहाएगा जबकि आदमी घर पर नहीं रहेगा। आखिर चांद का भी कुछ काम है कि मैंने वो आपको देखने के लिए निकला हुआ है। अब कहने लगी कि ई जनात बा जब से गए परदेश, ना कोई चिट्ठी और ना सनेश। परदेश इसीलिए जावे करता है आदमी कि तुमको कुछ दिन के लिए भूला रहे। तब परदेशों में तुमको याद करे तो परदेश जाने से फायदा क्या। देखिए वीर रस तिवारी जी हैं जरूर, ओज के कवि हमारे बहुत परम दोस्त मित्र हैं। अनुजवत मैं उनको स्नेह देता हूं, लेकिन फिर भी वो हमसे जलते हैं। ये जलन का कारण हम नहीं जानते। अच्छा, हम वीर रस के कवियों से हम परेशान हैं। ये पढ़ देंगे कि आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए, कहां से लाओगे। अब मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस, तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, हम तो न दे। जो पाव डेढ़ पाव बचा है वही चूस के बैठ जाएं तो घर वाले क्या करेंगे। इसलिए हम भैया वीर रस के कवियों से डरते बहुत हैं। आके कह देंगे पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ देबो, यहाँ जगह कम है का। जोन काम हिया करे चाहे नहीं, वही रावलपिंडी झगड़े की जड़। और एक टिप्पणी पर आपकी तालियां उठें कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। ये इतनी अच्छी बात हमको कहना नहीं चाहिए। हम गंदी संदी पंक्तियां पढ़ने के लिए अपने देश में कुख्यात हैं। बीच वालन से हमारा जू भी आ गया है भाई, बीच में ना बोलिए, नहीं ऐसा शराब दे देंगे कि गोरखपुर में जन्म हो जाएगा। आप लोग मन लगाइए, अखिलेश द्विवेदी यहाँ से चालू होते हैं, कुछ अच्छी पंक्ति पढ़ देते हैं। अगर अच्छी पंक्तियाँ आपको अच्छी लगेंगी तो ठीक है, नहीं तो हम जिसके लिए कुख्यात हैं वही फन दिखाएंगे। अच्छा, ये अगर कवि सम्मेलन का गामा पहलवान है तो हम दारा सिंह हैं। अगर ये मास्टर चंदगी राम है तो हम सतपाल हैं। ये अलग बात है, न ये किसी लायक है न हम किसी। अब बीच में न बोलो। हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे। हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे। भुलाकर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे। हयारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। बहुत अच्छा। यहाँ जो भी जिस दल का हो, कोई नेता नहीं आया है, बहुत अच्छा हुआ सर, क्योंकि हम सरकार की एक नीति के सख्त खिलाफ हैं, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो न काम अपने खिलाफ हो क्यों माने। इसका मतलब थोड़ी है हम अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। तो ये सिर्फ इंदिरा जी ने भी अपना पति छोड़ा था तब प्रधानमंत्री हुई थी। इनके पास जो था ये छोड़ दिए, प्रधानमंत्री हो गए। भगवान कसम छोड़े तो हम भी हैं, हमारा भी भविष्य उज्जवल है, मगर कोई पद खाली नहीं। इसलिए शिवदीन खेड़ा गांव के अच्छे लोगों, मैं ये मानता हूं कि आप हमसे बड़े हैं, इसीलिए हम आपके सामने खड़े हैं। देखिए सर, मैं ओरिजिनल पोएट हूँ, गप मारे बड़े बहुत हैं। आके अभी पढ़ देगा श्रृंगार का कवि कि मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। साला जुल्फ नहीं नगर पालिका का गोदाम हो गया है क्या। जैसे लड़की पढ़ दी, का भूला का लगा था हमारे सैया परदेश चलेंगे। सैया इसीलिए हो भाई करते हैं कि जाए कमा खिया न का खा देवो घर में रहता है। इसलिए जैसे मैं निकला हूँ
कि कुछ ला के जाऊंगा, नहीं तो हमारी कोई कीमत उमत नहीं है। इसलिए हे सयाज, घर से बाहर निकलो, कुछ कमाए समाए के ले आओ, ताकि आपको सैया कहने वाली कह सके, नहीं कोई दूसरे को पकड़ ली क्या करबो। अच्छा, वो अभी 2 साल पहले गए थे अयोध्या में, तो उन्होंने कहा कि ये अयोध्या नगरी रघुवंशियों के द्वारा बसाई गई नहीं है, इससे राम का कुछ लेना देना नहीं है, ये बौद्धों के द्वारा बसाई गई है। अब वो क्यों ये कह दिए हम नहीं जानते, कोने किताब में पढ़े रहा हम नहीं जानते, मगर हमको गुस्सा बहुत आया है इस पर। अब मैं अपने गुस्से को आपके सामने पढ़ रहा हूँ, और अगर उसका नाम ले लूँगा तो आप लोग बुरा भी मत मानिएगा, सिर्फ मेरा समर्थन करिएगा। कि सम्मान पुण्य का रहेगा, पाप का नहीं। सम्मान पुण्य का रहेगा, पाप का नहीं। आशीष का मिलेगा फल, अभिशाप का नहीं। आशीष का मिलेगा फल, अभिशाप का नहीं। सम्मान पुण्य का रहेगा, पाप का नहीं। एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो राम का नहीं वो अपने बाप का। वाह 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 वाह। जिस औरत के द्वारा 38 साल से प्रताड़ित हूं, इसलिए सरकार के नारी सशक्तिकरण के खिलाफ हूं मैं। 4-5 साल पहले मेरा एक साथी गुजर गया था तिवारी जी। मैं 4-5 दिन बाद अपनी पत्नी को लेकर उसके यहाँ मुकाम देने पहुंचा, तो मेरी पत्नी ने मेरे दोस्त की बेवा से पूछ लिया, बहन जी क्या हो गया था कि भाई साहब इतनी जल्दी खत्म हो गए। तो मेरे दोस्त की बेवा ने कहा, कुछ नहीं बहन जी, सवेरे उठे थे, 1 कप चाय पिए, चाय पी के बाथरूम गए, जब बाथरूम से लौटे तो मुंह से खून फेंक कर मर गए। लगता है चाय की पत्ती में जहर था। इतना सुनते ही मेरी पत्नी ने मुझे घूर कर देखा और उसकी ओर मुखातिब होकर कहा, वही 2-4 चम्मच चाय की पत्ती दे दे। हमने कहा, है चाय की पत्ती क्यों मांग रही है? तो उसने कहा, चुप रहो, यह महिलाओं के बीच का मामला है, आज इनके ऊपर विपत्ति पड़ी है, मैं आई हूं कल। तो इसलिए भाई साहब नहीं पढ़ते। इसलिए नारी के बहुत हम दूर से श्रद्धा रखते हैं, बहुत सम्मान थोड़ी करते हैं। क्यों सम्मान करें भाई साहब? मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा, भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, सिंदूर लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं। मैं किस पर गर्व करूं? तो ना वो हम पर गर्व करे भैया, ना हम उस पर गर्व करें। देखिए, ये उत्तर प्रदेश है सर, यहाँ 88 बरस के वरेण्यतम राजनीतिक ने वो कांड किया कि भगवान करें करने के पहले ख़त्म क्यों नहीं हो गए, बहुत बाद में क्यों ख़त्म हुए। मगर प्रेरणा पुरुष हैं, इसलिए प्रेरणा लीजिए, हम भी लें, आप लोग भी लीजिए। कि 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी। इसको थोड़ा और संशोधित करता हूं मैं, वाजपेयी जी, कि 90 बरस में शादी यानी 13 की तैयारी। चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। 90 बरस में शादी यानी 13 की तैयारी। चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। शादी की चिंता,
शादी की चिंता न चिंता शमशान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। देशभक्ति का ये भी गीत है, हम भी तो जय बोल रहे हैं भारत की। मगर सर ये कांग्रेसी करैक्टर है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, जिन्होंने 68 बरस की उम्र में आंखों में कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने के बाद भी वो कांड किया। भगवान करे करने के पहले खत्म क्यों नहीं हो गए, मगर बेहया हैं इसलिए जिंदा हैं। 4 पंक्तियां ये भी सुनिए कि एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, पागल कर देता है डगमग धरती अंबर डोले। एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, पागल कर देता है डगमग धरती अंबर डोले। चाहे जितना करो जतन हर राजी ये दिल का खोले, चाहे जितना करो जतन हर राजी ये दिल का खोले। 68 के दिग्विजय सिंह अमृता राय से बोले, चाहे जितना करो जतन हर राजी ये दिल का खोले। 68 के दिग्विजय सिंह अमृता राय से बोले क्या कि तू ही संजीवनी, तू ही संजीवनी है मेरे प्राण की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और पढ़ें, वाह, ताली बजाइए, एनर्जी मिलती है। थोड़ा सा और पूरब की ओर चलें सर। देखिए धरती का 8वां आश्चर्य कि एक मुख्यमंत्री जेल जाने के पहले अपनी अंगूठा टेक पत्नी को मुख्यमंत्री बना देता है। बहुत अच्छा। जो 3 महीना तक अपना नाम राबड़ी देवी लिखना सीखने में गुजार देती है, इसके अलावा उसको कुछ नहीं आता। मगर इस समय 2 के दोनों खाली हैं। तब पत्नी अपने पति से कहती है कि मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली। अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी न मिलने वाली, मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली। अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी न मिलने वाली, तो चरागाह में आओ, चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं, चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं। गोबर पाथें दूध पिए अपना परिवार बढ़ाएं। किसको खबर है, किसको फिक्र है पटना सिवान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। तिवारी जी, वाह जी, इन्हीं राबड़ी देवी का मैंने प्रचार भी किया था। अच्छा। और प्रचार कार्य के दौरान पूरे देश को कुटीर उद्योग की नई परिभाषा दी थी। कुटीर उद्योग जो छोटे स्तर पर किया जाए, जैसे बीड़ी बनाना, माचिस बनाना, भगवान झूठ न बुलावे। अब देखिए पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत। कि पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो, वाह। पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो। बात कहूं मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो, बात कहूं मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो। मुक्त हो गई तो लालू संग प्रेम रोग पनपेगा, ये मुक्त हो गई तो लालू संग प्रेम रोग पनपेगा। बंद पड़ा है जो कुटीर उद्योग वो फिर चल देगा, तो लगने लगेगी, लगने लगेगी फिर से लाइन संतान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता अच्छा, की, जय हो हिंदुस्तान की। और ये आखिरी पंक्तियां, इन्हीं पंक्तियों को लिखते पढ़ते इतना सूख गया हूं, इसलिए मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। मेरे बाद तिवारी जी आएंगे, उनको कुछ मत दीजिएगा, उनका कर्जा नहीं खाए हैं।
एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में बिनती सुनो हमारी। वाह। एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में बिनती सुनो हमारी, हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी। ये राष्ट्रीय चिंता है जो मुझे खाए जा रहे हैं। एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में बिनती सुनो हमारी, हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी। सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी, महामारी है ये। सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी। कांशीराम कल्याण दिग्विजय या एनडी तिवारी, तो क्या गति होगी, क्या गति होगी अपने दिल के दुकान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। वाह, बहुत अच्छा। आप लोग टेंशन मत लेना, मैं सीरियसली हास्यरस का ही कवि हूँ। हाँ, नहीं तो आप टेंशन में आ जाओ, बोलो यार ये तो, मैं ज़्यादा चिल्ला के भी नहीं बोल सकता, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा अवनीश भाई तुम्हारे जैसा, नहीं तो मेरे फेफड़े फट के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि चेचिस गवा नहीं करता बिल्कुल भी, और मैं सीरियस होने की कोशिश भी नहीं करता। 2, 5, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं रह सकता सीरियस, नहीं तो मेरी लोगे मेरे को आईसीयू में भर्ती क्योंकि हम हमारे लोगे के सामने नहीं बोल सकते, इसलिए तो यहाँ आकर के हम आपके सामने बोल रहे हैं, इतनी माथा बोड़ी कर रहे हैं। ये पहले 6 फुट के थे, बाकी ये बात सहन कर करके मैं इतना हो गया हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना कि स्त्री जो है वो शक्ति है और पुरुष जो है वो सहन शक्ति है। हम हास्य रस के कवियों की जो पत्नियां होती वो भी दुखी होती क्योंकि हम ढंग का लिख नहीं पाते उनके। हाँ, ये मेरी व्यक्तिगत पीड़ा है, और सरस्वती के झूठ नहीं बोलूंगा। अरे वाह यार, सही में राकेश भैया, सीरियसली आप लाड़ी से बात कर जो आपके पूछ जो वो कहेगा कि इनसे कहीं नहीं लिखा। उनके साथ तो और 10 दिक्कत है, वीर रस के कवि है वो। आप तो कहीं भी लिख सकते हो, मतलब कभी पत्नी चाहती है रोमांस कर ले तो वो कहते हैं भारत माता की जय। जय जयकार लगवा दे। जसवंत भाई गीत लिखते हैं बहुत अच्छे, इनका नया नया ब्याह हुआ, सुहाग रात के टाइम इनने कुछ बोले 4 पंक्तियां पढ़ दी, तो भाभी जी ने बोला कि वाह वाह, बोले वाह वाह गया, ताली बजा। बहुत बढ़िया, रिस्पॉन्स तो दे। आप लोग कम हो लेकिन हमको अच्छा आनंद आ रहा है। आदरणीय ओपी यादव जी बैठे हुए हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। खाली कम बजट के कवि सम्मेलन खाली यही नहीं कराते हैं। बहुत बढ़िया, अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये पारिवारिक कार्यक्रम हो रहा है, सीरियसली मत लेना आप। अगली बार तो ठीक है, दूसरे में नाम मत कटवा देना, पीड़ा तो नाम कटवाने की हो रही है आजकल। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। बढ़िया, मैं वो बात कर रहा था पत्नियों की, तो ये बात है, ये पीड़ा है। मैं मेरी खुद की जो मेरी पत्नी है, आप जैसे मतलब ये कलयुग में ऐसा हो रहा है, लोग दूसरे की भी लेके घूम रहे हैं कि मैं तो ब्राह्मण आदमी, मैं मेरी ईमानदारी से बात करूंगा। बहुत बढ़िया भाई, और वो जो भी निकलवाएगी मुंह से अच्छा ही सही निकलवाएगी, क्योंकि मैं तो यहाँ आकर के सत्तन जी की बात पे विश्वास रखता हूँ कि यहाँ खड़े होने के बाद में बागेश्वरी करती है, आप और हम कुछ नहीं कर सकते, सब वही करवाती है। अब मैं इधर प्रोग्राम गया तो एक बार अभी हिमांशु भाई के लिए भी जोरदार तालियां आप लोग एक बार बजाएं। वाकई में एक अच्छा कवि सम्मेलन की नींव रखने का काम भाई ने किया। कमला शिक्षण सेवा संस्थान और सारथी परिवार के सहयोग से जो भाई ने कार्यक्रम, बहुत शानदार, वाकई में बहुत जोरदार कार्यक्रम करवाया। तो भाई मेरे को लेकर के बनारस तब गया, एक बार कार्यक्रम 3-4 कार्यक्रम ले लिए इनने और बोले चलो उधर चले। मैंने कहा चलो, आप गए उधर कार्यक्रम करे, तो मेरे को बनारस में साड़ी पसंद आ गई। तो मैंने मेरी पत्नी को फ़ोन लगाया, अपना साड़ी ली मैंने और मैंने उसको फ़ोन लगाया। मैंने कहा कि देख, तो मैंने एक बहुत बढ़िया जोरदार साड़ी खरीदी है, बहुत शानदार, खाली 500 रुपये की। तो बोले कि चलो बढ़िया, अच्छी बात है। मैंने कहा नहीं, मैं पार्सल कर रहा हूँ तेरे को, तू देख जरा कैसा आनंद आएगा, मज़ा आएगा। तो मैंने बोला ठीक है, रख दिया मैंने फ़ोन। तो इसने बोले यार तुमने अभी मेरे सामने 1000 रुपये की साड़ी खरीदी और भाभी को 500 रुपये की बता रहा हूँ। आदमी तो उल्टा करता, बोला 500 की बता, 2000 की। अरे मैंने कहा मेरी लोग है ऐसी यार। बोले कैसी? मैंने कहा मैं कोई भी चीज़ खरीदता हूँ, कोई भी चीज़ लाता हूँ कि देख। बोले कितने की है? मैंने कहा ये 200 रुपये की ले।
यहाँ तो अपने पास की दुकान में 150 रुपट्टी में मिल जाती। ठग लिया तुम्हारे को लोगों ने। भिंडी कितने की लाए? और मैं उनका ये 25 रुपए किलो है, ये 15-15 रुपए में ठेले ठेले माली मारी फिर रही है। और मछलानी मट किसी के लेके आया तुम भिंडी। वो कई बात को मतलब उसको लगता है कि मेरे पति को कोई भी बेवकूफ़ बना देगा, तुम ठगा जाते हो। उसको मालूम है, मतलब वो मेरे पे हालांकि भरोसा करती है उसको। भरोसा कर, आप ताली तो अगली बात तो बजाओगे कि उसको ये मालूम है कि मेरा पति भले ही देखो मेरा पत्नी कहते तो भैया ना हाथ ऊंचा करके ताली बजाई। मतलब दूसरा फिसल जाए उसमें भारत का आदमी जब से ज्यादा हंसता रील पहले वहां बनाता। दूसरे के फिसलने का हम कितना एंजॉयमेंट कर रहे हैं। ये देखो आप हमारी किस गर्त में जा रहे हैं, ये देखो। तो उसको, मेरी पत्नी को मेरे पे भरोसा है क्योंकि उसको मालूम है कि ये चिकना भले ही पर चालू नहीं है। चिकना भले पर चालू नहीं। तो मैंने साड़ी, तो मैंने कहा यार उसको भरोसा ही नहीं होता, तो मैंने कहा इसलिए मैंने बताया कि इसको, मैंने कहा देख 500 की साड़ी खरीदी तो उसको मजा आएगा, अच्छा लगेगा कि चलो अपन 1000 बता, तो फिर कहते कि यहाँ तो एक राजवाड़ा पे मिल जाती। तो मैंने भेज दी। तो अब ठीक है, अब 2-4 दिन हुए, उसके बाद उसका फोन आया, वो पार्सल पहुंच गया। उसका फोन आया, बोला कि और क्या? मैंने कहा हाँ बढ़िया। मैंने कहा साड़ी मिल गई कि नहीं मिल गई? बोले हाँ मिल गई, बहुत जोरदार, आनंद आ गया, बढ़िया। मैंने कहा कैसी क्या लग रही? बोले अरे बहुत शानदार लग रही, बहुत अच्छी लग रही है। बोले एक और बात सुनो। मैंने कहा क्या? मैंने कहा बोले साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है आपने जो मेरे को भेजी, और आपने जो भेजी साड़ी वो मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन पास की जो विमला भाभी है उनको और भी ज़्यादा पसंद आई। आपने 500 में खरीदी, मैंने 700 रुपये में भेज दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पीड़ा है। तो हम करें क्या? मरण तो यहाँ होता है। मतलब सही ढंग से आदमी हास्य रस का कभी आदमी प्रेम भी नहीं कर सकता। दिक्कत ये है। तो ये उलझने हो जाती हैं, दिक्कतें हो जाती हैं, बहुत सारे संकट हैं। अभी ये आपने माइक बहुत अच्छा लगा रखा है, व्यवस्था बहुत अच्छी है आपने लगा रखी है। हिमांशु भाई ने बहुत जोरदार टेढ़ माइक, भोंगे चोंगे, व्यवस्थित ऑडिटोरियम, बजट अच्छा है। भले कवियों को देने के लिए नहीं है, लेकिन बजट बहुत अच्छा है। तो मैंने माइक अभी मेरी साइज का कर लिया राकेश भाई, नहीं तो वहाँ उज्जैन में कवि सम्मेलन हुआ फरीगंज चौक पे, वहाँ उसने माइक ऐसा लगा रखा कि उसका हैंडल में जंग लगी हुई। अब वो जंग लगी तो वो ऊपर नीचे ही नहीं हुए, हिले ही नहीं। लेकिन वो माइक वाला बड़ा चंट, वो क्या करता कि कोई लंबा कवि आ जाए तो माइक के नीचे 1 ईंट फंसा देता, जुगाड़। कोई और भी लंबा कवि आ जाता तो वो 2 ईंट फंसा देता। कोई और भी लंबा कवि आ जाता बुंदेला जी जैसा, तो माइक के नीचे 3 ईंट फंसा देता। बात तो तब हुई जब मेरा नंबर आया तो माइक वाला अपनी जगह से उठा ही नहीं। वो नीचे से ही बोला, बोले रोहित जी। मैंने कहा क्या है? बोले काम करो, माइक के नीचे से ईंट हटाओ, तुम्हारे नीचे ही फंसा लो। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, बढ़िया। ये पीड़ा है। हाँ बसरो, मेरे प्राण निकलते हैं, मेरा दुख है। बढ़िया भाई, तुम्हारी शक्ल उनको उनकी सास की तरह लग रही है। कोई बात नहीं, पर तुम्हारी शक्ल मेरे को मेरी लुगाई जैसी दिख रही है। इसलिए मैं देख के प्रसन्न हो रहा हूँ तुम्हारा। अब ये बोल रहा तो ये आनंद है, यत्र तत्र बिखरा। मेरे साथ तो संकट पड़ते हैं। मतलब मैं क्या आपको क्या बताऊं, मतलब अभी प्रोग्राम करने में वाह भाई वाह में गया शो करने, तो फोटोग्राफर ने, वहाँ क्या होता है कि वीडियो के मतलब जो शूटिंग हो गई उसके बाद में वो प्रोमोट के लिए फोटो लेते हैं फोटोग्राफर। तो वो एक कवि खड़े हुए, उनके फोटो लिए। आप भी इसका अनुभव ले चुके। तो वो एक कवि खड़े हुए, उनका उस फोटोग्राफर ने फोटो लिए 15-20 फोटो अलग अलग एंगल से, इधर से 10 तरीके से। फिर ये दीपक भैया खड़े हुए, इनके फोटो लिए 10-15 फोटो इधर से 10 तरीके से। मैं खड़ा हुआ तो खाली एक ही फोटो लिया, बात खत्म। तो मैं बैठने लगा यार चुपचाप। तो दूसरे फोटोग्राफर ने उससे बोला, बोले अरे ले ले रोहित जी के भी फोटो ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार। अरे बोले ले ले इनके भी 10-15 फोटो ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार। बोले क्यों यार? अरे बोले इसको बनाने में भगवान ने मेहनत नहीं करी, अपन काहे को करो। भगवान ने मेहनत नहीं करी। मतलब लोग ऐसे हल्के में लेते हैं। आदरणीय आनंद दादा बैठे हैं, बहुत बढ़िया भाई, वाह। मतलब ब्रह्मांड का सृजन किया ईश्वर ने, तो ब्रह्मांड को ईश्वर को अच्छा लगा कि मैंने ब्रह्मांड बनाया। भगवान ने जब मनुष्य बनाया तो भगवान मुस्कुराया कि मैंने एक अद्भुत कृति बनाई, मनुष्य बनाया। लेकिन जब भगवान ने मेरे को बनाया तो भगवान ठहाका लगा के हंसा और बोला मजा आ गया। तो जैसे आप हंसे ऐसे उनको हंसी आई। लेकिन जैसे आदरणीय ओपी यादव जी गंभीर होकर बैठे, वैसे उनने, नारद जी ने उनसे पूछा गंभीर होकर, बोले पिताजी आपने रोहित झन्नाट को बनाया तो क्या मजा आ गया? जैसे साहब पूरी दुनिया को बनाया, आपने तो और भी मनुष्य बनाए। ताली तो अगली बात पे बजाएगी। नारद जी ने बोला पिताजी आपने बहुत सारे मनुष्य बनाए, प्राणी बनाए, ये रोहित झन्नाट को बनाया तो क्या मजा आ गया? अरे बोला देख तो सही, मटेरियल तो थोड़ा सा लगा लेकिन आइटम कितना जोरदार बना। बहुत बढ़िया भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया प्यारे। लेकिन ये
अब लेकिन भगवान है उसका, वो कभी कुछ भी कर सकता है। भ्रष्टाचार खाली संसार में थोड़ी, उसके घर में भी है। किसको कैसा बना रहा है, किसको कैसा, मेरे को देखो कैसा बनाया, मतलब किसी नहीं सुंदर तो बनाया पर थोड़ा दे सकता था लेकिन नहीं दिया उसने। मेरी हिस्से की जो लंबाई थी वो बुंदेला जी को दे दी उसने। ये भगवान, आप देखते हैं ठीक है, किसी को मोटा ताजा लंबा बनाया, इसका मैं आपको तर्क दे रहा हूँ। जब महिलाएं, हमारी दीदी वगैरह महिलाएं कुछ बैठी हैं, जब महिलाएं घर में भोजन बनाती हैं, रोटी बेलती हैं, तो रोटी आटा गूंथ लिया, आटा गूंथ करके रोटी बनाई, अब आखिरी में कहीं छोटा सा लोया बच जाता है तो छोटी सी रोटी बना करके रख देती है। भगवान ने भी आटा गूंदा बनाया होगा तो सब अपने अपने छोटा सा लोया बच गया तो ये छोटी सी रोटी बना के। हाँ मतलब आपकी भी इच्छा ना मेरी भी है। बहुत बढ़िया। हाँ एक जगह लोग भावुक, वहाँ कोटुल एकेडमी में प्रोग्राम था, तो हम खड़े हुए और मैं सुना रहा और बड़े लोग भावुक हो गए। तो वहाँ एक दो माला पिना रहे, बाकी बच्चे वहाँ फूल फेंक रहे हैं मेरे ऊपर। ही मैंने कहा ये फूल फेंक रहे हो तो ठीक है, राम नाम सत्य मत बोल दो, सिक्के फूल उछाल दो तुम। मतलब इंदौरी लोग हैं, भरोसा थोड़ी है इन लोगों का। इंदौरी आदमी यूँ भी अपने मस्ती में रहता है कि। तो मैं वो डोकरी वाली बात आपने बोली तो मैं सुना देता हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि मैं जैसे भाई कई बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं तो वो लोग बुलाते हैं कि यार भाई हमारे यहाँ प्रोग्राम है तो आप थोड़ा संचालन कर लेंगे क्या। मैंने कहा ठीक है। तो एक अग्रवाल साहब के परिवार में कार्यक्रम था, नाम नहीं लेना था पर तो उनका कार्यक्रम था, तो ये भी पीड़ा है क्या करो। वो अपने यहाँ के अग्रवाल है। हाँ वो मथुरा वाले नहीं थे, वो इंदौर वाले ही थे। और वो ऐसे ही अग्रवाल लिखते, आपके समाज के भी नहीं थे, वो ऐसे लिखते थे। हाथी खत्म। हाँ नहीं तो आपको समाज से बात आ जाए। आजकल शौक में लिखते हैं, वो तो शौक में लिखते हैं। तो अब ये आजकल चल रहा है, समाज का चल रहा है, फलाना ढिमका बहुत माथा बड़ी चल रही। मैं ये कार्यक्रम हुआ तो मैंने इसको सुबह सुबह फोन लगाया 6 बजे। अब ये टेंशन में हिमांशु भाई बोलो क्या हो गया, क्योंकि आदमी संयोजक का टेंशन रहता है कि यार कोई कभी समय पे पहुंच जाए। 6 बजे फोन लगा रहे, मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि कहीं जा रहा हो कि दुर्घटना मना कर रहा हो तो ये गया कभी। तो बोलो क्या हो गया रोहित भाई। अरे मैंने कहा तुम्हारा कार्यक्रम बढ़िया प्रमोशन कर रहा हूँ। मैंने कहा तुम्हारा कार्यक्रम की जानकारी अखिलेश यादव को तो नहीं हो रही है। अरे बोले क्यों अखिलेश यादव को। मैंने कहा वो कार्यक्रम हुआ देगा, बवाल मचाएगा, आंदोलन। बोले क्यों। अरे मैंने कहा तुम्हारा कार्यक्रम का पोस्टर देखो, रामायण, वेद, शिखा, वाह दीपक, क्या व्यंग है पंडित। मेरे को माथे आ जाएगा। बोले सवर्णों का कार्यक्रम हो रहा है। बढ़िया व्यंग है। वाह वाह वाह। दलितों को अछूत रखा गया। दलित ने फलित ने, हम तो ये कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम लेकर के चलने वाले हैं। हमारा शास्त्र कह रहा है कि जो किसी को ऐसा मानता है कि ये छोटा है, ये मेरा है, ये पराया है, ये मेरा बंधु है, ऐसी गणना करने वाला क्षुद्र मानसिकता का आदमी होता है। लेकिन सकल ब्रह्मांड को अपना परिवार मानने वाला, वसुदेव कुटुंबकम की भाषा को रखने वाला, बहुत वो सनातन धर्मावलंबी वाह आदर को जीने वाला है। लेकिन लोग लगे हुए हैं अनशन लोग। अच्छा इनके कारण जो ऊंचे वाले लोग हैं टीम के, पार्टी के, वो भी परेशान है। वो इतनी बढ़िया सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सबको मार मुरा दिया मोदी जी ने, जब पायलटों को भेजा और इतनी बढ़िया सर्जिकल स्ट्राइक अभी ताजा हुई। उसके बाद में वो हमारे यहाँ MP के एक व्यक्ति ने कह दिया, नेताजी ने, क्या अरे बोले वो तो सोफिया उनकी बहन थी तो इसलिए हमने सोफिया को भेजा। अब वो वहाँ फंस गया। अब बताओ आतंकवादी वाली बात कह दी, मोदी जी को टेंशन। अरे बोले मैं तो जैसे तैसे तो बना रहा हूँ, नहीं बिगाड़ रहा। बोले मतलब उनकी मानसिकता, मोदी जी इतना टेंशन में, मतलब मोदी जी की मानसिकता ठीक उस आदमी की जैसे हो गई जिसका घर में ब्याह हो, जिसका खुद के घर में ब्याह हो, खुद की औलाद दारू पी करके नशे कर रही तमाशा। मतलब ये क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं जैसे तैसे तो सेट कर रहा है मामला ने, मेरे वाले बिगाड़ रहा है। नितिन गडकरी जी टेंशन में, 3 महीने पहले उनको टेंशन, उन्हें नितिन गडकरी जी ने हाईवे वालों को फोन लगाया, 8 लेन बनाने वालों को, कंपनी वालों को, बोला कि सुनो रे, भले वो चौड़ी करो सड़क 2 फीट और, लेकिन एक कैमरा लगाना बंद करो। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। कैमरा बंद करो, फुकड़ माथा उड़ी उड़ी मेरे वाले लेकिन ताली तो आपकी अगली बात पे बजेगी। मैंने उनको फोन लगाया नेताजी को, मैंने कहा अरे यार क्या कर रहे हो, ये फुकड़ की माथा उड़ी, अच्छा लगता है कि यार हाईवे पर। अरे भले यार रोहित जी, पिछली बार तो मंदसौर में कवि सम्मेलन हुआ, तुमने तो मंच से बोला वसुदेव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी अपनी, तो मेरे सारी पृथ्वी अपनी, सारे संसार ही अपना, तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, सकल भूमि गोपाल की। तो ये उनकी मानसिकता, वो आनंद ले रहे हैं, वो ठीक है। भगवान ने हर प्रकार का मनुष्य बना, कोई बात नहीं, तनाव लेने की जरूरत नहीं है, उस आदमी को भी एंजॉय करना तो आप भी करो, लेकिन मर्यादा में होना चाहिए। मर्यादा में होना चाहिए हर चीज़। क्योंकि मैं वो कवि नहीं हूँ, लोकतांत्रिक कवि हूँ, किसी की सुनने की इच्छा हो तो सुनाओ, नहीं तो नहीं सुनाओ। क्योंकि आपने वो भद्दा सा चुटकुला सुना होगा, फिर भी मैं सुना रहा हूँ क्योंकि ये जमेगा, ये बढ़िया है।
हाँ, के सुना नहीं तो लोग कम से कम आपको चुटकुलेबाज तो नहीं बोले। वो आपने सुना होगा कवि, वो कवि की जो सुनाते रहते, कवि बंद नहीं होते, उसके ऊपर आपने सुना होगा कि वो दो लोग बैठे हुए बस में, तो एक जने ने दूसरे से बोला, बोले भाई साहब, बोले हाँ भाई, ऐसे राम राम श्याम श्याम करने के लिए, तो 2 घंटे का सफर है, तो भाई साहब बोले हाँ, बोले आप क्या करते हैं, बोले मैं कवि हूँ, कविता सुनाता हूँ। और आप, बोले मैं तो सुनता ही नहीं हूँ, बेरा हूँ। तो आदमी पहले ही प्राण छोड़ के भागता है, बोले यार ये तो सुनाना चालू करेगा, तो मेरे ऐसा नहीं हो। अभी तो जब अखिलेश यादव की सरकार थी, अच्छा, तो माननीय अखिलेश यादव ने कहा ये जो चौराहे चौराहे 100 नंबर खड़ी है, ये हमारी देन है। हाँ, बाबा योगी भी गुस्से में आ गए, कहे तो फिर देखा अखिलेश भाई, ये जो चौराहे चौराहे खेत खेत साड़ खड़े हैं, ये सब हमारी देन है। पब्लिक भरम में आ गई कि कौन देन ज्यादा बड़ी है। जब तक ये समझते तब तक बाबा दूसरी बार आ गए। हमने कहा देखो अखिलेश भाई, वो कल के अर्जुन थे जो गांडीव चलाते थे, ये आज के अर्जुन हैं जो बुलडोजर चलाना चाह रहे हैं, इन्हें पूरा चलाने दीजिए। एक दिन हमारे दुआरे से जेसीबी जा रहा था, हमारी पत्नी ने कहा कहाँ हैं, ऐसे लग रहा है कि कोई गलती हो गई, जेसीबी इधर ही खड़ा है। हम कहे नहीं नहीं पागल, जेसीबी सिर्फ मकान ही नहीं गिराता, ये खोदता भी तो है। हमने कहा कहीं खोदने जा रहा होगा बेचारा, हम कहे जाने दो, तो वो कह रही थी मुझे डर है कि इधर न खुदाई करना शुरू कर दे। हम कहे घबराओ मत, हम लोग बाबा के ही आदमी हैं। अच्छा, कहे कैसे? खेतों में इतने सांड हो गए हाँ, कि लील गाय के बच्चे पूछने लगे अम्मा हाँ, ये सब कौन है, ये तो पहले ना ही रहे। तो वो कहती है धीरे से बोलिए, ये सब बाबा के आदमी। जब सांड बाबा के आदमी हो सकते हैं, हम लोग तो आदमी ही हैं। इसलिए मुझे बाबा की जब याद आई, सर स्वागत, मैंने 4 पंक्तियां बनाया। नहीं ये हमारी स्टाइल है, क्योंकि अगली मेरी 4 पंक्तियां इसी धुन से जुड़ी हुई हैं। अगली 4 पंक्तियां इसी धुन से जुड़ी है। आपको मीना कुमारी की याद आई कि नहीं इस गाने को सुनकर? मौसम है आज क्या ना, मौसम है आज क्या ना, मौसम है आज क्या ना, है बाएं हाथ थाना। अच्छा, ये घर जो इधर बना है, इस पे मेरा मालिकाना, हाँ, इस पे मेरा मालिकाना। हाथ गोड़ काट ले ससुर, हाथ गोड़ काट ले, एकदम यहाँ मत आना, मौसम है आज क्या ना। और औरत मारे ताना, हाँ, हमका न दे खाना, गजब का है जमाना, गजब का है जमाना, हम चला जाब जेल, कुछ न कह पाए थाना। इसीलिए कहा कि जो है, कैसे कहा, कैसे कामर भाई, जो है कि अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे, बुलडोजरों से अपनी भौकाल बना देंगे। भौकाल, चलते हैं अपनी जुल्फे हम ढक के, इसलिए बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे, बाबा का क्या भरोसा है कब बाल बना देंगे। वाह, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, हाँ, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है? हमने कहा जिस लड़की ने तेरा चेहरा पढ़ा है, जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है, जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा है। हम जब से सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों पुलिस दरोगा मेरी राहों में आ गए। अच्छा, और हमने तो छुप के प्यार किया तुमसे था, मगर कैसे तेरे पिता की निगाहों में आ गए, कैसे तेरे पिता की। अब फेसबुक चलाते हैं अपने अमित आभास भाई, हाँ, एक दिन इनकी वाली ने इनसे कुछ कहा भेजने को, तो कुछ और भेज दिया। तो मीटिंग जो 4 पंक्तियां आपके लिए, स्वागत है भाई, मीटिंग जो तय हुई थी वो अटेंड हो गई, हाँ, जो चाहती थी इनको अनफ्रेंड हो गई। आहा, उसने कहा था आप अपनी फोटो भेजिए, गलती से पिता वाली इनसे सेंड हो गई। इतने ट्रेन में हमारी हमने पत्नी ने कहा आप कब आएंगे, मैं बम्बई गया था, इतनी परेशानी हुई, टिकट उकट था नहीं। कहने यात्रा कैसे रही? हमने कहा पगली ये मेरी एक यात्रा मेरी 100 यात्रा के बराबर है। वाह, 100 यात्रा, समझे? 100 यात्रा, मेरी ये एक यात्रा 100 यात्रा के बराबर, मेरी 100 यात्रा के बराबर है। तो कहन कि ठीक है,
आप जब घर आ जाएंगे तो मैं यही एहसास करके आपको अंदर आने दूंगी। अंदर आए तो मेरी बैग में खूब बढ़िया माला रखा हुआ था, महकता हुआ। अच्छा। उसने उस माले को मेरे टंगे हुए फोटो पे डाल दिया। 5 मिनट बाद मेरी अम्मा आई और बहुत तेजी से रोने लगी। तो हमारी पत्नी ने कहा, रो गाओ मत, बिहारी लाल जीवित है, नीचे गया है पानी लेने, आ ही रहा होगा। तो कभी कभी ऐसे भी सबूत मिल जाते हैं। लेकिन 4 पंक्तियाँ और सुन लीजिए, बहुत मन से सुन रहे हैं। हमारी पत्नी ने कहा, मैं मेला देखने जा रही हूँ, दधिकांदो मेला। दधिकांदो मेला देखने जा रही हूँ। हम कहे ठीक है जाइए, लेकिन हमको भी साथ लेते चलो। बोली नहीं, सहेली के साथ जाऊँगी। उस सहेली के साथ जा रही है, मैं अकेला हूँ, इसलिए मैं 4 पंक्तियाँ सुना के अपना काम बना रहा। स्वागत। हमने कहा, ये ठेले पर सजा सब सेब केला कौन देखेगा, हमारे बिन तुम्हें बोलो अकेला कौन देखेगा। जो इतना सज संवर के मेले में जाओगी तुम जानम, तुम्हें मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। और 4 पंक्तियां। अगर एक तरफा प्यार, आप तो गदर 2 की तरह छा गए। अगर एक तरफा प्यार, अगर एक तरफा प्यार होता है। अब की अरविंद भैया, अरविंद भैया कहा था, नहीं मैं अरविंद भैया कहा, अर्पित भैया आपको सुनाई दिया। अरविंद भैया का नाम ये हमारा लिए थे, ये सोना वाले हैं अब वो सोने वाले हैं। एक बार हमारे पिताजी भी बैंक में 3 घंटा सो गए। तो मैनेजर ने कहा, चाचा क्यों सो रहे हो यहाँ, बैंक बंद हो गया, जाओ घर। कहे 3 घंटे बाद मैं उठा, मुझे अभी तक लोन नहीं मिला। यहाँ सामने लिखा है, यहाँ सोने पर लोन मिलता है, और 3 घंटे से सोया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिला साहब। अरे कहें इस वाले सोने पर नहीं, गोल्ड की बात हो रही है। कहें अच्छा अच्छा सर, अब दोबारा यहाँ नहीं सोऊंगा। तो कभी ऐसे हालात हो जाते हैं। और हाँ, 4 अगर एक तरफा प्रेम होता। बम्बई गए थे, धनंजय भाई हमारे साथ थे। धनंजय भाई, धनंजय भाई हमारे साथ थे। बोले लल्लेश भाई। अंबर भाई टिकट नहीं लिए हैं, टिकट धनंजय भाई को देखना और हमको भी देखना, दोनों में साम्यता दिखाई देगी। साम्यता, साम्यता दिखाई देगी, समानता दिखाई देगी। और समानता क्या है? इन्होंने कहा, अंबर भाई टिकट नहीं लिए हैं, कैसे होगा, टीटी पकड़ लेगा। हम कहे बस आप गैलरी में खड़े रहना, पूरी जिम्मेदारी मेरी है, आप ब्राह्मण हैं, आपकी रक्षा करना मुझ जैसे वारिस जी का धर्म है। अच्छा। मैंने कहा चलिए। टीटी सामने आया। हम कहे गुरुजी टीटी आ रहा है, विपद सर पर मंडरा रही है, बस आपको मेरा सहयोग इतना करना है, मैं जब ऐसे ऐसे करूं तो आप ऐसे ऐसे करें। तो अब चूंकि विपद सामने आ गई, क्या ट्रिक है? इसलिए तैयार हो गए। अब जब टीटी आया मेरे पास तो उसने कहा टिकट। हमने कहा आप तो आ गए एकदम निकट, आप तो आ गए एकदम निकट। अब मैं ऐसे ऐसे करने लगा, धनंजय भाई ऐसे ऐसे बोले, अच्छा अच्छा आप लोग ये वाले हो क्या? हमने कहा हाँ हाँ, आप लोग कैसे पहचान गए, आप लोग भी पहले थे क्या? टीटी भाग गया। धनंजय भाई से कहा, धनंजय भाई ऊपर बैठा जा, सीट नहीं खाली है। ऊपर बैठ गए। नीचे जो सुंदर महिलाएं बैठी थी, अच्छा, एक 40 वर्ष की, एक 30 वर्ष की। 30 वर्ष वाली ने 40 वर्ष वाली ने से कहा, बहन जी आपकी उम्र क्या होगी? बोली कोई ज़्यादा नहीं, यही कोई जो है 24-25 साल। 24-25 साल। और 40 वर्ष वाली ने 30 वर्ष वाली से कहा, तो बहन जी आपकी उम्र क्या होगी? कहा कोई ज़्यादा नहीं, यही कोई 18-19 साल। तो इतने में धनंजय भाई देख रहे तो गिर गए उनके गोद में। तो बोले ये कौन है? हम कहे ये अभी अभी पैदा हो, आप इनको निप्पुल से दूध पिलाइए, नहीं तो ये कुपोषण का शिकार हो जाएगा और इसी ट्रेन के डिब्बे में चीख और पुकार हो जाएगा। लड़की सामने बैठी, कहने लगी आप लोग बेटिकट हैं, आगे 3 स्टेशन बाद पकड़ उठेंगे। हमने कहा बहन जी आप मुझ पर भरोसा रखिए, नुस्खे कई हैं। टीटी आया, मैं पूरी सीट पे पाल ओल खोल के
चूड़ीदार पैजामे में दुपट्टा पट्टा उलझा के एकदम पेटकुइयाँ लेट गया, पेटकुइयाँ उल्टा। टीटी ने मुझे पीछे से देखा, मंत्रमुग्ध हो गया। बोला बाप रे बाप, इतनी सुंदर कन्या, थकी मादी टिकट ही होगी तभी टांग फैला के सो रहे। 5 मिनट बाद पूछा हमने, 5 मिनट बाद पूछा धनंजय भाई टीटी गया? टीटी ने कहा कहाँ जाएंगे मेरी जान, उठो तो कुछ बातचीत हो जाए। उठे, हमारी मूछें देखकर बोला अरे आप तो लड़के हो। हम कहे लड़के हैं तो क्या हुआ, हमसे जो भी हो पड़ेगा मैं आपके साथ करूँगा, पर मैं उतना नहीं कर पाऊंगा जितना आप सोच के यहाँ बैठे हो। मेरी भी कोई सीमा है, मैं पुरुष हूँ, कोई औरत के नाम जीवन बीमा है। हाँ फिदा, एक श्रोता मेरे पे फिदा हो गए हैं, न जाने कितने लोग इसी चक्कर में विदा हो गए। अब की आगे बढ़े 2 स्टेशन बाद टीटी बैच बन के आई। मैं जब टीटी 2 कदम बचा उसके कदमों में लेट गया। मैंने कहा जीजा प्रणाम। बोला जीजा? हमने कहा न पासपोर्ट न टिकट न वीजा, मरने से अच्छा जीजा। अब आखिरी में विदा लेते हुए सियाराम भैया, अगर एक तरफा प्यार होता है तो लड़का चौतरफा पीट दिया जाता है। देखे कैसे? ऊपर गोरी का मकान, एक प्यार का नगमा है, जिंदगी भर का सदमा है, तू प्यार न कर मुझसे मेरे सर 10 मुकदमा है। वाह भाई मिठाई वाले पाल जी आ गए, मैं प्रणाम करता हूँ। पाल पोस कर आपकी अम्मा ने इतना बड़ा किया, अंत में आप मिठाई की दुकान खोले, बहुत अच्छा है। चाहते तो IAS PCS होते, जितनी मिठाई बेच रहे हो इससे ज़्यादा मेज पे रखा रहता। लेकिन अलग अलग बात है, अपना बेच के अपना ही ना खाना, दूसरे को खिलाना, ये भी एक सुख है। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। मैं भी IAS PCS नहीं बना। मेरे पिता ने कहा बिहारी लाल तुमने मुझे क्या दिया? हम कहे पिताजी इंतजार करो मैं तुम्हें कंधा दूंगा, इंतजार करो मैं तुम्हें कंधा दूंगा, तुम्हारे प्यार में होकर अंधा दूंगा। मैं भले हो गया हूँ 55 साल का, पर मैं तुम्हें आखिरी धंधा दूंगा, आखिरी धंधा दूंगा। और इसीलिए कहा कि खोटे सिक्के हैं मुसीबत में काम आएंगे। एक तरफा प्यार कैसे हो गया, लड़के ने कैसे किया? कैसे? मेरी तरफ ध्यान दे। आखिरी आइटम आप तक पहुंचा रहे हैं, हास्य व्यंग का, जो न लिखी गई है न कहीं मैंने कहा है, आखिरी आइटम है। ऊपर गोरी का मकान, हाय हाय रे। एक तरफा प्यार है, लड़का पीछे पीछे गया है, चौतरफा पीट जाए। ऊपर गोरी का मकान, हाय हाय रे, आओ रे आओ रे आओ रे आओ रे। नहीं आएगी क्योंकि एक तरफा प्यार है, आप ही कुल करो। ऊपर गोरी का मकान, नीचे फूलों की दुकान, मुझसे मिले मेरी जान, तेरा हो जाए एहसान, मेरा बढ़ जाए सम्मान, तेरे बाबू हैं प्रधान, तेरे भैया हैं दीवान, हाय हाय रे। ऐसे में कैसे प्यार करूँगा, तो ही आना पुलिया के नीचे तेरा इंतजार करूँगा, तुम्ही से मैं प्यार करूँगा। वो मैंने दिल ये तुम्ही को दिया है, और नंबर बगल से लिया है, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। कहाँ हो मेरे जान, मैं तो पुलिया के नीचे आ गई।